न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज क्लासिकल मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में से है। इससे पहले हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बात किया है और न्यूटन के सेकंड लॉ पे भी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। शुरुआत करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि जब आप किसी टेबल को हाथ से टैप करते हैं तो आपको चोट आती है। अगर उसी टेबल को आप तेजी से टैप करते हैं तो आपको और ज्यादा चोट आती है। उसी तरह से जब हम एक बोट से छलांग लगाते हैं तो हम तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बोट जो है ये पीछे चली जाती है। सिमिलरली अगर इसी तरह के एग्जाम्पल्स देखें तो मान ले कि अगर एक वॉल है, दीवार है एक, और आप इस दीवार को धकेल रहे हैं। मान ले ये है आप इस दीवार को धकेल रहे हैं, तो जब आप इसे पुश करते हैं तो आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इसे और ज्यादा तेजी से पुश करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से पुश करते हैं, तो आप काफी पीछे आ जाते हैं। ये दीवार आपको ज्यादा धकेलता है। ऐसा क्यों? इस केस में जो है हम कूद रहे हैं बोट से तो हम आगे बढ़ते हैं, बोट पीछे आ जाती है। पहले केस में जैसा कि हमने ज्यादा जोर से टैप किया तो हमें चोट आई ज्यादा। इस केस में हम इस वॉल को धकेल रहे हैं, दीवार को धकेल रहे हैं, तो हम पीछे क्यों जाते हैं? ज्यादा तेजी से धकेलते हैं तो हम ज्यादा पीछे क्यों चले जाते हैं? उसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान ले कि सीलिंग जो है वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है सीलिंग, और यहां पर मान ले कि एक वेइंग मशीन है। तो ये रहा वो वेइंग मशीन जिसमें कि आप अपना वजन नाप सकते हैं, और इसके ऊपर आप खड़े हैं। आपने मेजर किया अपना वेट। वहीं पर अगर आप सीलिंग को पुश करते हैं तो आप पाएंगे ये जो मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट था, अब वही मेजरमेंट और बढ़ जाएगा। दैट मीन ये जो वेइंग मशीन है आपका वेट ज्यादा बताएगा। ये आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना वेइंग मशीन के। अगर आपका सीलिंग बहुत नीचे है, सीलिंग को अगर आप ऊपर की तरफ धकेले तो आप ये फील करेंगे कि आपका वेट बढ़ गया है। आप दीवार को ज्यादा तेजी से धकेलेंगे तो ये वॉल जो है, दीवार जो है, ज्यादा तेजी से आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। ये सारे न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि जितना फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे उतना ही ये बॉडी रिटर्न करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर केस में हमारा जो एक्शन है वो क्या होता है? देखिए, ये जो फर्स्ट केस है जहां पर कि हमने इस टेबल को टैप किया तो हमने नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया। टेबल जो है इन रिटर्न ये ऊपर की तरफ हम पे फोर्स अप्लाई करता है। जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये टेबल भी उतना ही ज्यादा हमें पुश करेगा, या फिर कहे हम पे फोर्स अप्लाई करेगा। उसी तरह से जब हम छलांग लगाते हैं तो प्रैक्टिकली हम करते क्या है कि हम जमीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको आगे की तरफ जाना है छलांग लगा के तो हम क्या करते हैं? हम पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। कहां पर? मान ले ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके साथ बोट का, तो आप इस बोट को पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बोट इन रिटर्न आप पे एक फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है। आप अगर टेबल को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो ये टेबल जो है आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। उसी तरह से जब दीवार पे हम फोर्स लगाते हैं, मान ले कि हमने F फोर्स लगाया, तो ये दीवार भी ऑपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स हम पे अप्लाई करता है। अगर हमारा वेट मान ले कि 70 kg वेट है, जिसे कि हम रफली कह सकते हैं 700 न्यूटन। सो न्यूटन के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल है, तो चलिए मान लेते हैं कि मेरा वेट है 700 न्यूटन।
तो अब अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स एक अप्लाई करता हूं, मान ले कि मैं 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं इस दीवार में ऊपर की तरफ, तो ये जो दीवार है ये मुझ पे इन रिटर्न फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 50 न्यूटन का ही होगा। और यहां पर जो मेजरमेंट होगा अब 700 न्यूटन नहीं रह जाएगा बल्कि 750 न्यूटन हो जाएगा। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रूव करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे दो बॉडी की एक सिस्टम को। तो रहा ये पहला बॉडी और ये मान ले दूसरा बॉडी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो एक लाइट ग्रीन कलर का और दूसरा पिंक कलर का बॉडी है। तो दोनों का जो मोशन है वो कुछ ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ। कुछ देर बाद इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का हो गया कलिजन। तो यहां पर ये दोनों कोलाइड करते हैं। तो ये दोनों कर गए कोलाइड। अब देखिए कलिजन जो होता है, हमेशा कलिजन में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर देखें ऐसा नहीं है कि इमीडिएट कलिजन होता है। आपने एक गेंद को फेंका तो गेंद जाके टकराया वॉल पे और तुरंत बिना कोई समय गवाए वो वापस आ गया, ऐसा नहीं होता। वो बॉल कोलाइड करता है वॉल के साथ, दीवार के साथ, और वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है। जीरो कंप्रेसिबल या बिना कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट इस दुनिया में नहीं है, इस यूनिवर्स में। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है कलिजन के दौरान और वो फिर रिक्वायर्ड होता है और वापस आता है। तो हमेशा याद रखें हर तरह के कलिजन में थोड़ा टाइम लगता है और इस कलिजन में जो टाइम लगा हमने मान लिया वो टाइम जो है ये है डेल्टा टी। ये बहुत छोटा हो सकता है, मे बी ये होगा 0.0001 सेकेंड, आप ऐसा मान सकते हैं, या 0.01 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसे बहुत छोटा मान लिया। ये मैटर नहीं करेगा कि ये टाइम ऑफ कलिजन कितना छोटा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये माना, ये कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ, कलिजन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगा एक दूसरा ही स्पीड के साथ, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगा एक दूसरा स्पीड के साथ। तो हुआ क्या बेसिकली इसका जो मोमेंटम था जो कि इस डायरेक्शन में था वो अब चेंज हो गया, अब इस डायरेक्शन में हो गया। और उसी तरह से इसका जो मोमेंटम था, जो भी मोमेंटम था वो इस डायरेक्शन में था, उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड था, वो अब इस डायरेक्शन में हो गया और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। मोस्ट प्रोबेबली मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया। हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है एज वेक्टर वो चेंज हो गया, इसका भी और इसका भी, दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ। वो मोमेंटम क्यों चेंज हुआ, वो मोमेंटम इस कलिजन के कारण चेंज हुआ। तो यहां पर इस प्रोसेस में जो है ये मोमेंटम का चेंज हुआ दोनों बॉडीज में। हमने क्या माना कि ये जो बॉडी है इसका जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो कुछ इतना हुआ डेल्टा P1, और इस बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, और वो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा P2। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम की तरह कंसीडर करें तो क्या इसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस सिस्टम में, इन दोनों बॉडीज के सिस्टम में? नहीं। हां, भले ही ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग कलिजन। तो मान ले ये जो बॉडी है ये इस दूसरे वाले बॉडी पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। और मान ले वो जो फोर्स है वो फोर्स है F21, हमने इसे ऑब्जेक्ट 2 माना था और इसे ऑब्जेक्ट 1 माना था, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। उसी तरह से ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ये बॉडी भी इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, बड़ा वाला जो लाइट ग्रीन कलर का बॉडी इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। हमें यही तो प्रूव करना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, हमें दिख रहा है। उसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसे भी प्रूव कर सकते हैं।
तो फिर यहां पर मुद्दा यह है कि ये एक दूसरे पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ये दोनों बॉडीज, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम माने तो हम ये कह सकते हैं इन पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। आप कहेंगे इन दोनों को हम एक सिस्टम कैसे मान सकते हैं, और हम ये क्यों कहेंगे कि इन दोनों पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, बाहर से फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन ध्यान दें ये बाहर से नहीं हो रहा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मान ले ये एक बॉल है, आपने इस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया। आपने अप्लाई किया मान ले कि 5 न्यूटन का फोर्स, और इस बॉल का जो मास है ये है 2 किलोग्राम। आपसे पूछा गया कि इस बॉल में जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो कितना होगा। आप सिंपली कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या ये 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हो रहा है? हम तो ये भी कह सकते हैं कि अंदर यहां पर इस बॉल के अंदर बहुत 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 सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इन सारे मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में थोड़ा अलग डायरेक्शन में, इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो इन वाइब्रेशंस के कारण ये बगल वाले नेबरिंग जो भी मॉलिक्यूल्स है उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। जब आप इस पूरा का पूरा बॉडी का एक्सीलरेशन पता कर रहे थे, क्या उन सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उन्हें आपने कंसीडर किया, या आपने सिर्फ इतना कंसीडर किया कि बाहर से हमने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो इतना होगा? आपने तो यही किया। उसी तरह से हम कभी भी 2 बॉडीज को, 3 बॉडीज को, 4 बॉडीज को एक सिस्टम मान सकते हैं जब तक कि इसमें किसी एक बॉडी पे बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए। यहां पर क्या हो रहा है, सारे बॉडीज पे हमने फोर्स लगाया है तो सारे बॉडीज एक बंच की तरह काम कर रहे हैं। यहां सारे बॉडीज का मतलब है सारे मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक बंच की तरह काम कर रहे हैं। ये एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो सब पे लग रहा है, किसी एक पे नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम इसे एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। वैसे ही अगर मान ले यहां पर 0 न्यूटन का फोर्स लगता, मतलब कि फोर्स ही नहीं अप्लाई होता, लेकिन अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट होता? बाहर से अगर फोर्स नहीं लगाते तो एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होता। ये सारे अंदरूनी फोर्सेस हैं, ये अंदर काम कर रहे हैं, बाहर से इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, इसीलिए इस पूरा का पूरा बॉडी में कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो इस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया। तो हम कहेंगे इस केस में जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, चलिए मैं कहता हूं एक्सटर्नल फोर्स ये 0 है, ये 0 है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने ये देखा था कि एक सिस्टम में या किसी बॉडी में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पे प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स पे प्रोपोर्शनल होगा और ये एक्सटर्नल फोर्स खुद 0 होगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा, मतलब मोमेंटम में चेंज का जो रेट है वो 0 है। तो अल्टीमेटली टोटल चेंज इन मोमेंटम ये भी 0 होगा। सो यहां से ये इंप्लाई करता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम थोड़ा गंदा दिख रहा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये भी 0 होगा। अब देखिए, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम तो 0 हुआ, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल में मोमेंटम में चेंज हमें दिख रहा है। इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, चेंज हुआ होगा तभी तो उसका डायरेक्शन बदल गया। उसी तरह से इसका भी मोमेंटम का डायरेक्शन ये था, मोमेंटम होता क्या, मास इनटू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम बनेगा। सो मोमेंटम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था तो जरूर चेंज हुआ होगा, इसीलिए तो डायरेक्शन चेंज हुआ। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाए तो एज वेक्टर वो क्वांटिटी चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है।
तो यहां पर इंडिविजुअल मोमेंटम्स देखे, चेंज इन मोमेंटम्स वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 है। अब ये एक चेंज इन मोमेंटम, ये दूसरा चेंज इन मोमेंटम, दोनों का वेक्टर एडिशन हम करेंगे तभी जाके हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटीज है, तो चलिए यहां पर लगा देते हैं एरो। सो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट पार्टिकल प्लस चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड पार्टिकल। दो वेक्टर्स का वेक्टर सम जब हम करते हैं तभी जाके हमें मिलता है नेट वेक्टर, जो कि बराबर होगा डेफिनेटली 0 के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं इससे आगे कि डेल्टा P1 एज वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2 एज वेक्टर। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में हम कहते हैं तो हम इसी को कुछ ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। देखिए स्केलर फॉर्म में जब हम बात करते हैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को केयर करते हैं, तो स्केलर फॉर्म से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों का जो मोमेंटम में चेंज है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये नेगेटिव साइन हमें बताता है वेक्टर फॉर्म में, ये बताता है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब देखिए ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो फिर ये जो है ये फोर्स F21 ये इस बॉडी पे अप्लाइड हो रहा, जिसके कारण इस पे इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अल्टीमेटली हमने आगे चल के देखा कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हम यूनिट्स को कुछ इस तरह से चूज करते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं फोर्स जो है F21 वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये बराबर है जो चेंज इन मोमेंटम है सेकेंड बॉडी पे। F21 किस पे लग रहा है? सेकेंड बॉडी पे लग रहा है ना, फर्स्ट बॉडी लगा रहा है, तो ये बराबर होगा सेकेंड बॉडी पे हुए चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो कितने समय में हुआ? डेल्टा टी समय में। जितनी देर तक कलिजन हुआ उसी दौरान मोमेंटम में चेंज हुआ, उसके बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, एरियल ड्रैग और फ्रिक्शन इसे अगर इग्नोर कर दे तो मान ले स्पेस में ये कलिजन हो रहा है तो वहां पर तो कोई एरियल ड्रैग है नहीं। ये अब आगे बढ़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएगा, और इसके साथ भी वही होगा। और कलिजन से पहले भी इन दोनों का जो मोशन था या कहें इन दोनों का जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट था। सो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो इस कलिजन के दौरान ही हुआ। सो कलिजन कितने समय तक हुआ? डेल्टा टी समय तक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हम कंसीडर करते हैं। इसी लॉजिक से जब हम देखेंगे F12 को तो हम पाएंगे F12 जो फोर्स इस बॉडी पे अप्लाइड हो रहा है ये बराबर होगा इस बॉडी का चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहां मजेदार बात देखें, यहां पर ये इसे जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसे कि ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, तो इसे लिखा जाए नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2 एज वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आप इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करके देख लें तो आप ये पाएंगे ये टर्म बराबर होगा नेगेटिव ऑफ दिस टर्म के। तो यहां से आगे हम ये कह सकते हैं कि F21 एज वेक्टर, मुझे यहां पर वेक्टर साइन देना चाहिए था, सो एज वेक्टर, सो F21 एज वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 एज वेक्टर। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक फोर्सेस के लिए कॉन्ट्रा फोर्स होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। ध्यान रखें, फोर्स कभी अकेला नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं एक पेयर रहता है।
आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख ले, आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख ले, या फिर आप मैग्नेटिक फोर्सेस देख ले, किसी भी तरह का फोर्स को आप कंसीडर करें, वो पेयर में क्रिएट होता है, जोड़े में क्रिएट होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए। आगे के वीडियोज में हम स्यूडो फोर्सेस और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।